हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक आप लोगों ने पढ़ लिया है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस तक। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में आपने पढ़ा था ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन में आप लोगों ने पढ़ा था ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, जिसे शॉर्ट में बोलते हैं OHDC। उसके बाद आपने पढ़ा था ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये कंप्लीट हो चुका था आपका। जो आज हमें टॉपिक पढ़ना था वो पढ़ना है रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। क्या होता है रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन? रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन होता क्या है, कैसे हमारा रेस्पिरेशन रेगुलेट होता है, कौन रेगुलेट करता है? याद रखेंगे, होता है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं RRC। तो याद रखेंगे रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, जिसे शॉर्ट में बोलते हैं RRC। जिसे शॉर्ट में क्या बोलेंगे? RRC। RRC ये क्या करता है? रेगुलेट नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट। जो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर है, नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट को रेगुलेट करता है। जो हम लोग नॉर्मली सांस लेते हैं, बोलो नॉर्मली हम लोग कितना ब्रीद इन और ब्रीद आउट करते हैं? इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन 500 ml ऑफ एयर आप लोगों ने पढ़ा था, जो कि नॉर्मल एक्सपिरेशन में। तो नॉर्मल जो रेस्पिरेशन होता है, नॉर्मली जो हम सांस लेते हैं, उसको रेगुलेट करने वाला होता है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। ये प्रेजेंट होता है present in the medulla region of ब्रेन के मेडुला रीजन में प्रेजेंट होता है। प्रेजेंट इन द मेडुला रीजन ऑफ ब्रेन। क्या करेगा ये? फिर से बोल रहा हूं, रेगुलेट नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट। एक सेंटर और होता है जिसे बोलते हैं न्यूमोटैक्सिक सेंटर। जिसे क्या बोलेंगे? न्यूमोटैक्सिक सेंटर। क्या बोलेंगे? न्यूमोटैक्सिक सेंटर। न्यूमोटैक्सिक सेंटर प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट in the pons region of brain। अभी हम लोग ब्रेन पढ़ेंगे, सारे रीजन वहां पर पढ़ेंगे, कौन है पॉन्स, कहां पर है मेडुला। ये जो न्यूमोटैक्सिक सेंटर ये क्या करता है? न्यूमोटैक्सिक सेंटर रेगुलेट करता है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को। तो ये क्या करेगा? रेगुलेट रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। अब आप सोचना जरा, अब यहाँ पर कुछ बातें आपको याद रखना है, समझ के याद रखिए। नॉर्मल सांस कौन लेता है, कौन कराता है? ब्रीदिंग कौन कराता है? रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। इसको रेगुलेट कौन करता है? न्यूमोटैक्सिक सेंटर। तो अगर न्यूमोटैक्सिक सेंटर चाह ले तो बोलो रेस्पिरेशन के रेट को अल्टर कर सकता है कि नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है। आप बोलेंगे सर कैसे कर सकता है? ये साहब हैं रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, ये नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट का ये रेगुलेट करते हैं। नॉर्मल रेस्पिरेशन इसके द्वारा हो रहा है, लेकिन खुद इसको चलाने वाला कौन है? ये। तो अगर ये चाहे तो इसको अफेक्ट करेगा, और जब ये अफेक्ट होगा तो रेस्पिरेशन का रेट अल्टर होगा। याद रखेंगे। तो न्यूमोटैक्सिक सेंटर कहाँ प्रेजेंट होगा? पॉन्स रीजन ऑफ द ब्रेन। आगे आप लिख सकते हैं, याद रखना, ये जो न्यूमोटैक्सिक सेंटर है, इसके लिए अगर हम लिखें तो न्यूमोटैक्सिक सेंटर यहां पर याद रखेंगे, इट कैन रिड्यूस रेट ऑफ इंस्पिरेशन
इंस्पिरेशन, ये इंस्पिरेशन के रेट को कम कर सकता है एंड देयर बाई अल्टर द ब्रीदिंग, या बोल सकते हैं रेस्पिरेशन, एंड देयर बाई अल्टर द रेस्पिरेशन रेट। अब सोचो रेस्पिरेशन रेट में कौन आएगा, दोनों, इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन। लेकिन इंस्पिरेशन के लिए यहाँ पर डायरेक्ट लिखा कि ये इंस्पिरेशन को कम कर सकता है और रेस्पिरेशन को अल्टर कर सकता है, ब्रीदिंग को अल्टर कर सकता है। याद रखेंगे ये किसका काम हो गया, ये हो गया न्यूमोटैक्सिक सेंटर का काम। तो न्यूमोटैक्सिक सेंटर कहाँ पर होता है, पॉन्स रीजन में होता है। चलिए आगे, एक दूसरा सेंटर होता है जिसे बोलते हैं कीमोसेंसिटिव एरिया। चलो देखते हैं कीमोसेंसिटिव एरिया क्या काम करता है। तो एक दूसरा एरिया है कीमोसेंसिटिव एरिया, इसका नाम है, देखो कीमोसेंसिटिव एरिया, इसका मतलब ये सेंसिटिव होगा किसके लिए, केमिकल के लिए। जब ये केमिकल के लिए सेंसिटिव होता है तो हम क्या बोलेंगे, इट इज हाईली सेंसिटिव फॉर CO2 एंड H+ कंसंट्रेशन। याद रखेंगे किसके लिए, H+ कंसंट्रेशन के लिए और CO2 के लिए हाईली सेंसिटिव होता है। हाईली सेंसिटिव होता है तो जब हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड या H+ की कंसंट्रेशन बढ़ती है, कीमोसेंसिटिव एरिया एक्टिव होता है। जब कीमोसेंसिटिव एरिया एक्टिव होता है, ये क्या काम करता है, सेंड सिग्नल्स टू रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। ये क्या करेगा, सिग्नल सेंड करेगा। तो याद रखना यहां पर सेंड सिग्नल्स टू रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। किसको सेंटर भेजे, सिग्नल भेजेगा रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को, एंड देयर बाय रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर कैन रेगुलेट द नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट। फिर ये नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट को रेगुलेट करेगा। ये बताएगा कि अपने अंदर बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ गई है। ये कुछ नहीं करेगा, सिर्फ ये एक्टिवेट होकर सिग्नल भेजेगा। सिग्नल भेजेगा किसको, इसको। ये सब कुछ रेगुलेट कराता है, ये आगे का काम करेगा। ये कीमोसेंसिटिव एरिया प्रेजेंट कहाँ होता है, याद रखेंगे, प्रेजेंट एडजेसेंट टू द रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के बगल में ही प्रेजेंट होता है, जैसा कि हमने बनाया भी है। तो यहां पर आप याद रखेंगे प्रेजेंट एडजेसेंट टू रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। कहां प्रेजेंट होगा, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के एडजेसेंट में प्रेजेंट होगा, बगल में प्रेजेंट होगा। एक और सेंटर होता है जिसे हम लोग बोलते हैं, रिसेप्टर्स पाए जाते हैं एओर्टिक आर्चेज और कैरोटिड आर्टरी में। वहाँ के जो रिसेप्टर्स होते हैं वो भी सेंसिटिव होते हैं CO2 और H+ कंसंट्रेशन के लिए। तो इनको भी देख लेते हैं अब। ये रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन हेडिंग है, आपको पता है। तो यहाँ पर लिखेंगे रिसेप्टर्स एसोसिएटेड विथ एओर्टिक आर्च एंड कैरोटिड आर्टरी। एओर्टिक आर्च एंड कैरोटिड आर्टरी के पास जो रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, वो रिसेप्टर्स भी सेंसिटिव होते हैं। किसके लिए सेंसिटिव होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए और H+ कंसंट्रेशन के लिए। तो ये भी किसके लिए सेंसिटिव होगा, ये भी सेंसिटिव होगा यही CO2 एंड H+ कंसंट्रेशन के लिए। तो यहां पर लिख सकते हैं सेंसिटिव फॉर
इट इज सेंसिटिव फॉर CO2 एंड H+ कंसंट्रेशन। ये भी CO2 और H+ कंसंट्रेशन के लिए सेंसिटिव होगा। कैरोटिड आर्टरी जो हार्ट को लेके जाती है, याद रखना। अब यहां पर जब ये आर्टरी के पास CO2 रिच ब्लड पहुंचेगा ज़्यादा, तो यहाँ पर रिसेप्टर होंगे, वो एक्टिवेट हो जाएंगे, और जब वो एक्टिवेट हो जाएंगे तो वो सिग्नल सेंड करेंगे किसके पास? रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के पास। ये क्या करेंगे? सिग्नल सेंड करेंगे। सेंड्स सिग्नल टू RRC। RRC को सिग्नल सेंड करेगा तो RRC एक रेमेडियल एक्शन लेगा। रेमेडियल एक्शन का मतलब सुधार करने वाला एक्शन लेगा, सुधारात्मक एक्शन लेगा। ये सुधार करेगा मतलब क्या? रेस्पिरेशन रेट को रेगुलेट करेगा, नॉर्मल करेगा। ये पूरा है आपका रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। आप ऐसे ही बना लेंगे, अलग से इसके लिए लैंग्वेज लिखने की ज़रूरत नहीं है। जितना हमने बनाया ये सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप ऐसे ही बना लेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। फिर से मैं बताऊँ आपको, याद रखना, हम लोग पढ़ रहे हैं रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन में हमने आपको बताया, एक होता है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर रेगुलेट नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट। जिसको लिखना है तो आप लिख सकते हैं, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर रेगुलेट नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट। रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट को रेगुलेट करता है। इट इज़ प्रेजेंट इन द मेडुला रीजन ऑफ द ब्रेन। रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर प्रेजेंट होता है मेडुला रीजन ऑफ ब्रेन में। दूसरा सेंटर होता है न्यूमोटैक्सिक सेंटर। इट कैन रेगुलेट द रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। न्यूमोटैक्सिक सेंटर रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को रेगुलेट कर सकता है या करता है, चलाता है। तो अगर इसको ये चलाता है तो ये चाह ले तो इनके काम को अफेक्ट कर सकता है। इनका काम क्या है? रेस्पिरेशन को रेगुलेट करना, नॉर्मल बनाना। इसलिए ये इट कैन रिड्यूस, इस पर क्वेश्चन आता है, ये वाली लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है। इट कैन रिड्यूस रेट ऑफ इंस्पिरेशन। ये इंस्पिरेशन के रेट को कम कर सकता है एंड देयर बाय अल्टर द रेस्पिरेशन रेट, या ये पूरी ब्रीदिंग को ही अल्टर कर सकता है। दोनों को अल्टर करने का मतलब, रेस्पिरेशन को अल्टर करने का मतलब इंस्पिरेशन और एक्सप्रेशन दोनों को ये चेंज कर सकता है। ये कहाँ प्रेजेंट होता है? पॉन्स रीजन ऑफ द ब्रेन में, याद रखेंगे। एक होता है कीमोसेंसिटिव एरिया। कीमोसेंसिटिव एरिया प्रेजेंट एडजेसेंट टू द रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। इसी के बगल में, कहाँ? मेडुला में, इसी के बगल में प्रेजेंट होगा। और ये हाईली सेंसिटिव होता है किसके लिए? कार्बन डाइऑक्साइड और H+ कंसंट्रेशन के लिए हाईली सेंसिटिव होता है। जब ये हाईली सेंसिटिव होता है तो जैसे ही यहाँ पर हमारे बॉडी में CO2 और H+ की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, ये क्या करेगा? सेंड करेगा सिग्नल इसको, और ये काम करेगा, ये ब्रीदिंग को नॉर्मल कराएगा। उसके बाद होता है रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं एओर्टिक आर्च और कैरोटिड आर्टरी के पास। जब CO2 की कंसंट्रेशन, H+ की कंसंट्रेशन बढ़ती है, ये भी उसी के लिए सेंसिटिव होते हैं। तो ये सिग्नल सेंड करते हैं कहाँ? रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को, और यहाँ पर सिग्नल सेंड करेंगे तो ये रेमेडियल एक्शन लेगा, सुधार करेगा, ब्रीदिंग को नॉर्मल कराएगा, याद रखेंगे। एक होता है एपन्यूस्टिक सेंटर, बता देता हूँ, लिखता नहीं हूँ, NCERT में है नहीं, आप ऐसे ही सुन लीजिए। एक होता है एपन्यूस्टिक सेंटर, वो भी प्रेजेंट होता है पॉन्स रीजन में, और वो डीप ब्रीदिंग को कंट्रोल करता है। डीप ब्रीदिंग, जब आप कभी गहरी सांस लेते हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए सेंटर होता है, जिसे हम बोलते हैं एपन्यूस्टिक सेंटर, याद रखेंगे। कौन सा सेंटर? एपन्यूस्टिक सेंटर। ये एपन्यूस्टिक सेंटर रेगुलेट डीप ब्रीदिंग। ये डीप, जब आप गहरी सांस लेते हैं, उसको कंट्रोल कौन करता है? एपन्यूस्टिक सेंटर। ये भी प्रेजेंट होता है कहाँ पर? पॉन्स रीजन में, याद रखेंगे। अच्छा, अगर आप पूरे रेस्पिरेशन में देख लीजिए तो पूरे रेस्पिरेशन में आप देख क्या रहे हैं? यहाँ पर भी CO2 और H+ कंसंट्रेशन की वजह से सुधार हो रहा है, यहाँ पर CO2 और H+ कंसंट्रेशन की वजह से सुधार हो रहा है। आपसे क्वेश्चन आता है कि हम लोग रेस्पिरेशन कब करते हैं? जब हमारे बॉडी में CO2 की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है या ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन घट जाती है। बातें दोनों सही हैं। हमारे बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, ऑक्सीजन खर्च हो चुका है, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम हो जाती है, तब हमें अर्ज होती है ब्रीदिंग की, तब हम लोग रेस्पिरेशन करते हैं, याद रखेंगे। लेकिन अब आपसे जब आंसर आपको देना होगा, ऑप्शन में दोनों रहेगा। हम लोग कब ब्रीदिंग करना चाहते हैं? व्हेन वी फील डिजायर ऑफ ब्रीदिंग, कब हम सांस लेने की इच्छा हमें महसूस होती है? तो याद रखेंगे ऑप्शन दोनों रहेगा,
क्या ऑप्शन रहेगा? व्हेन इन आवर बॉडी कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीजेस। दूसरा ऑप्शन रहेगा व्हेन इन आवर बॉडी कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन डिक्रीजेस। बात दोनों सही है, लेकिन आप आंसर लगाएंगे व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन इंक्रीजेस इन आवर बॉडी, क्योंकि जब कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ती है तब हमें डिजायर होती है, तब हमें इच्छा होती है रेस्पिरेशन की, या तब हम ब्रीदिंग करते हैं। समझ में आया? तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। हम सांस क्यों लेते हैं? जब हमारे बॉडी के अंदर CO2 की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। इस रिस्पेक्ट में आंसर लगाएंगे। बातें दोनों सही हैं, लेकिन हम आंसर किस रिस्पेक्ट में लगा रहे हैं? CO2 के रिस्पेक्ट में लगा रहे हैं। दूसरी बात आती है, जब कभी आप सांस खींच के ले, गहरी सांस ले लें, आप इस तरीके से आप सांस ले लिए, थोड़े समय के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए आप सांस नहीं लेते, उस समय फिर आपसे क्वेश्चन आता है कि आफ्टर अ लॉन्ग ब्रीदिंग या डीप ब्रीदिंग, आप गहरी सांस लेने के बाद समटाइम्स वी स्टॉप ब्रीदिंग, कुछ समय के लिए हम ब्रीदिंग को स्टॉप कर देते हैं। किस वजह से, किसकी वजह से? फिर ऑप्शन में रहेगा कि हमारे बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, हमारे बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कम है, हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, या हमारे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम है। हम क्यों रुक गए, थोड़ी देर के लिए सांस नहीं लिए? तो ये बात दो सही है। एक तो बात ये सही है कि हमने गहरी सांस ली है तो हमारे अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। दूसरी बात यह है कि हमारे अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन अभी कम है। ये दोनों बातें सही हैं, लेकिन हम आंसर किसके रिस्पेक्ट में लगाएंगे? कार्बन डाइऑक्साइड के रिस्पेक्ट में लगाएंगे। हम ये बोलेंगे क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर एक गहरी सांस लेने के बाद हमारे बॉडी के अंदर अभी कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कम है, इसलिए हम थोड़े समय के लिए ब्रीदिंग रोक सकते हैं या रोक देते हैं। इसका मतलब आप देख रहे हैं ब्रीदिंग करने में, रेस्पिरेशन करने में सबसे ज़्यादा रोल किसका है? सबसे ज़्यादा रोल है कार्बन डाइऑक्साइड और H+ कंसंट्रेशन की। कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती है, H+ कंसंट्रेशन बढ़ती है, इसलिए आप बोल सकते हैं यहां पर ऑक्सीजन का रोल ब्रीदिंग करने में, सांस लेने में ऑक्सीजन का रोल बहुत कम है। याद रखेंगे, उसका रोल है, हमारे बॉडी में है, लेकिन हम लोग रेस्पिरेशन किसकी वजह से कर रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। कार्बन डाइऑक्साइड कभी बढ़ रहा है तो हम रेस्पिरेशन कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड कभी घट रहा है इसलिए हम थोड़े समय के लिए रेस्पिरेशन रोक दे रहे हैं या रोक सकते हैं। तो ये जो हम रेस्पिरेशन कर रहे हैं किसकी वजह से? कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। याद रखेंगे पॉइंट। इसलिए यहां पर आप बोल सकते हैं रोल ऑफ ऑक्सीजन इज क्वाइट इनसिग्निफिकेंट इन रेस्पिरेशन। तो इसको हम लिख सकते हैं, यहां पर हम लिख देते हैं, याद रखिएगा, रोल ऑफ रेस्पिरेशन, रोल ऑफ रेस्पिरेशन इज क्वाइट, और सॉरी रोल ऑफ ऑक्सीजन, यहां पर याद रखेंगे रोल ऑफ ऑक्सीजन इज क्वाइट इनसिग्निफिकेंट इन रेस्पिरेशन। तो रोल ऑफ ऑक्सीजन इज क्वाइट इनसिग्निफिकेंट इन रेस्पिरेशन। ऑक्सीजन का रोल रेस्पिरेशन में बहुत कम है। रेस्पिरेशन करने में, भाई याद रखना, सांस लेने में इसका रोल कम है, क्योंकि हम सांस किसकी वजह से ले रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। बॉडी में जाने के बाद तो इसी का रोल है। अगर ये नहीं होगा तो हमारे फूड का ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो हमें एनर्जी नहीं मिलेगी। ये पॉइंट हुआ आपका रोल ऑफ रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन का। अब इसके बाद हमको पढ़ना है डिसऑर्डर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। याद रखेंगे, अच्छे वाला पॉइंट याद रखना बहुत अच्छे से। रोल ऑफ ऑक्सीजन इज क्वाइट इनसिग्निफिकेंट इन रेस्पिरेशन। हम आपको बार बार बता रहे हैं कि इन रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन करने में। समझ में आया? अगर इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो आप इसको सही कर सकते हो, आप इसको और तरीके से लिख सकते हो, इनसिग्निफिकेंट इन रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम। इन रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम आपको समझ में आएगा, नहीं तो आप रेस्पिरेशन में ही समझ लोगे ऑक्सीजन का कोई रोल नहीं है। समझ में आया? तो यहां पर देखो, रेस्पिरेशन के रेगुलेशन में ऑक्सीजन का कोई रोल नहीं है। किसका रोल है? कार्बन डाइऑक्साइड का। यह हुआ आपका रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। नेक्स्ट टॉपिक हमको पढ़ना है डिसऑर्डर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम।
डिसऑर्डर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम लोग 3 डिसऑर्डर पढ़ेंगे, एक अस्थमा, एक एम्फाइसेमा, एक ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। अस्थमा क्या होता है? अस्थमा में सांस लेने में दिक्कत होती है, इन्फ्लामेशन हो जाती है ब्रोंकी और ब्रोंक्यूल्स में। तो एक एक करके हम लोग देखेंगे। डिसऑर्डर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। डिसऑर्डर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम पहला पढ़ेंगे अस्थमा। ये अस्थमा क्या होता है याद रखेंगे। इट इज डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। याद रखना, इसमें डिफिकल्टी होती है ब्रीदिंग में, सांस लेने में दिक्कत होती है। इट इज डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग कॉजिंग वीजिंग ड्यू टू इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकी एंड ब्रोंक्यूल्स। सांस लेने में दिक्कत होती है और सांस लेते समय कुछ घरघराहट की आवाज़ आती है, जिसको अस्थमा आप वहाँ पर देखिए उसके साथ बैठ के, वो जो सांस लेता है तो उसको थोड़ी सी आवाज़ आती है सांस लेने में, उसको बहुत प्रॉब्लम होती है, इसे हम लोग बोलते हैं अस्थमा। तो याद रखेंगे, इट इज, यहां पर हम बोल सकते हैं इट इज डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग कॉजिंग wheezing due to inflammation of bronchi and bronchioles, ड्यू टू इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकी एंड ब्रोंक्यूल्स। और सबसे अच्छा क्वेश्चन यही आता है, इन्फ्लेमेशन अस्थमा में क्या होता है, ब्रोंकी और ब्रोंक्यूल्स में इन्फ्लेमेशन आ जाता है। अब ब्रोंकी और ब्रोंक्यूल्स पढ़ चुके हैं, याद रखेंगे, सबसे दूसरे टर्न पे आपने पढ़ा था। तो ये अस्थमा है जिसमें सांस लेने में दिक्कत होती है, और किसकी वजह से, तो घरघराहट की आवाज़ आती है सांस लेने में, और इसमें होता क्या है, ब्रोंकी और ब्रोंक्यूल्स में इन्फ्लेमेशन आ जाता है। तो दूसरा हम पढ़ लेंगे एम्फाइसेमा क्या होता है। Emphysema. It is a chronic disorder in which alveolar walls are damaged due to which respiratory surface area decreases। याद रखेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, एल्वियोलर वॉल्स डैमेज हो जाएंगी। ये आपने पढ़ा है एल्वियोली, ये एल्वियोली की वॉल्स क्या होंगी, एक्सचेंज कहाँ से होता है, यही तो होता है एक्सचेंज, यही तो होता है गैसेस एक्सचेंज डिफ्यूजन के थ्रू। एल्वियोलर वॉल्स डैमेज हो जाती हैं, जिसकी वजह से जो डिफ्यूजन के लिए सरफेस एरिया होता है वो कम हो जाता है, रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया कम हो जाता है। याद रखेंगे, इट्स मेजर कॉज सिगरेट स्मोकिंग। इसका सबसे मेजर कॉज क्या है, मुख्य इसका कारण क्या है, सिगरेट स्मोकिंग। इसकी वजह से होता है क्या, एम्फाइसेमा। तो आगे देखेंगे ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर क्या होता है। चलिए आपको समझ में आ गया है, हम यहीं पर लिखते हैं
ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में क्या होता है याद रखेंगे, पर्सन हु इन्वॉल्व इन सर्टेन इंडस्ट्रीज, जैसे कि याद रखेंगे ग्राइंडिंग या स्टोन ब्रेकिंग इंडस्ट्रीज में जो इन्वॉल्व होते हैं। तो इसकी डिफिनीशन लिखें अगर हम तो लिख सकते हैं इन सर्टेन इंडस्ट्रीज स्पेशली इन ग्राइंडिंग, स्पेशली इन ग्राइंडिंग और स्टोन ब्रेकिंग इंडस्ट्रीज, इन सर्टेन इंडस्ट्रीज स्पेशली इन ग्राइंडिंग और स्टोन ब्रेकिंग इंडस्ट्रीज so much dust produced and defense mechanism of body cannot fully cope that situation। याद रखेंगे, मतलब इन सर्टेन इंडस्ट्रीज स्पेशली इन, या यहाँ पर आप याद रख सकते हैं स्पेशली इन्वॉल्विंग इन, क्योंकि जो लोग इन्वॉल्व होते हैं इन्वॉल्विंग इन ग्राइंडिंग और स्टोन ब्रेकिंग इंडस्ट्रीज, सो मच डस्ट प्रोड्यूस एंड डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ बॉडी कैन नॉट फुल्ली कोप विद दैट सिचुएशन। ऐसी सिचुएशन से हमारी जो बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है वो फाइट नहीं कर पाता। और अगर ऐसे ही लंबे समय तक रहा, याद रखेंगे जब अगर ऐसे ही लंबे समय तक रहा तो क्या हो जाएगा, इन्फ्लेमेशन हो जाती है। कहाँ पर, तो याद रखेंगे लॉन्ग एक्सपोजर लीडिंग टू इन्फ्लेमेशन एंड याद रखेंगे फाइब्रोसिस। ठीक, तो लंबे समय तक अगर ऐसा रहा तो क्या हो जाएगा, इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, फाइब्रोसिस हो जाएगा। अच्छा, फाइब्रोसिस क्या होता है याद रखेंगे, प्रोलिफरेशन ऑफ फाइब्रस टिश्यू, जो फाइब्रस टिश्यू है वो ब्रेक होने लगते हैं। एंड दस कॉजिंग, आगे लिख सकते हैं एंड दस कॉजिंग सीरियस लंग डैमेज, एंड दस कॉजिंग सीरियस लंग डैमेज। अब आगे आप लिख सकते हैं कि ऐसे वर्कर्स इन सच इंडस्ट्री मस्ट बियर मास्क। ऐसे इंडस्ट्रीज में काम करने वाले जो वर्कर्स हैं उनको हमेशा क्या लगाना चाहिए, मास्क लगा के रहना चाहिए। तो आगे लिख सकते हैं वर्कर्स in such industries should wear मास्क। भाई ऐसे देखिए, जब बहुत ज़्यादा अगर धूल वगैरह भी, इसको पूरी ऐसे सुन लो, जब बहुत ज़्यादा धूल वगैरह कहीं उड़ रही है, अगर आप चले जाएं तो आपके अंदर जाने लगती है, तो आपको सांस लेने में दिक्कत आने लगती है। और ऐसे वर्कर्स जो इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं, ग्राइंडिंग इंडस्ट्रीज़ में जहाँ पर पत्थर तोड़े जाते हैं, ऐसे इंडस्ट्रीज़ में वहाँ पर लगातार धूल ऐसे ही उड़ती रहती है।
अब अगर वो मास्क नहीं लगाएंगे, जब लगातार धूल उड़ रही है तो धीरे धीरे उनके अंदर जाती रहेगी, उनके अंदर जाती रहेगी, जाके इकट्ठा होती रहेगी, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है। इन्फ्लेमेशन की वजह से फाइब्रोसिस हो जाती है। याद रखेंगे, फाइब्रस टिश्यू टूटने लग जाते हैं। तो ऐसे इंडस्ट्रीज में काम करने वाले तो उनको सांस लेने में दिक्कत आती है, लंग डिजीज हो जाता है लंबे समय तक ऐसे रहा तो ऐसे इंडस्ट्रीज में काम करने वाले क्या करें, हमेशा मास्क लगा के रहें। तो यहाँ पर देखो, लॉन्ग एक्सपोजर लीडिंग टू इन्फ्लेमेशन, लीडिंग टू इन्फ्लेमेशन यहाँ लिख सकते हो कैन कॉज, देखो कैन कॉज इन्फ्लेमेशन लीडिंग टू इन्फ्लेमेशन, क्योंकि इन्फ्लेमेशन की वजह से होता है लीडिंग फाइब्रोसिस, क्या हो जाएगा, फाइब्रोसिस हो जाएगी। याद रखेंगे, ये इतना पॉइंट हुआ आपका रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन में, ये याद रखेंगे। ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में अस्थमा, इम्फाइसेमा और डिसऑर्डर हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें अस्थमा पढ़ा, इम्फाइसेमा पढ़ा और ये ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर 3 पढ़ लिया। अच्छा, कुछ पॉइंट आपको याद रखना है, जैसे कि आपने पढ़ा था ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट हीमोग्लोबिन के साथ कहलाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट कहलाता है कार्बेमिनो हीमोग्लोबिन। अगर कभी गलती से कार्बन मोनोऑक्साइड बाइंड कर जाए हीमोग्लोबिन से तो वो कहलाता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। बस आपको लिख लेना है, एनसीईआरटी में दिया नहीं है, आपको लिख लेना है। तो यहां पर देखेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड से जब हीमोग्लोबिन बाइंड करेगा ये फॉर्म करता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। याद रखेंगे, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जो है, अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा है, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन अनस्टेबल बनता था ना, ये स्टेबल बन रहा है भाई, स्टेबल बन रहा है। इसका मतलब ये जाएगा तो ऑक्सीजन को लेके, लेकिन डिलीवर नहीं करेगा, क्योंकि ये स्टेबल बना, ये डिसोसिएट नहीं होगा। याद रखना, कार्बन मोनोऑक्साइड की जो अफिनिटी होती है, अगर आपको याद रख यहाँ पर बताएं, अफिनिटी ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड with hemoglobin is 250 times more than ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की तुलना में ये 250 गुना ज़्यादा इसकी एफिनिटी हीमोग्लोबिन से। बाइंड तो बहुत तेज करेगा, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं, ये स्टेबल है, ये बाइंड तो कर जाएगा लेकिन टिश्यू को ऑक्सीजन देगा नहीं, तो कोई फायदा नहीं है। याद रखेंगे, इसकी वजह से कोई फायदा नहीं। इसी को हम बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, क्योंकि भाई अगर कार्बन मोनोऑक्साइड गलती से आ गया तो ये ऑक्सीजन को बाइंड नहीं होने देगा। क्यों बाइंड नहीं होने देगा? क्योंकि 250 गुना ज़्यादा अफिनिटी हीमोग्लोबिन से है। जब ये बाइंड करेगा, ये लेके तो जाएगा लेकिन स्टेबल है, ये डिसोसिएशन इसका नहीं होगा, जिसकी वजह से ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी टिश्यूज को, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग बोलते हैं। याद रखेंगे, अगर इसकी कंसंट्रेशन, याद रखना, इफ its 1% concentration, if its 1% concentration reaches in body, it is toxic for बॉडी। याद रखेंगे, अगर इसकी कंसंट्रेशन 1% भी पहुंच जाए तो ये टॉक्सिक हो जाती है, किसके लिए, बॉडी के लिए। ये हुआ कार्बन मोनोऑक्साइड। यहाँ पर भी जो हीमोग्लोबिन में जो आयरन होगा वो किस कंडीशन में होगा, फेरस कंडीशन में। ये लेके जाएगा किसको, ऑक्सीजन को, लेकिन डिलीवर नहीं करेगा। एक दूसरा होता है, अगर गलती से हीमोग्लोबिन ओजोन से रिएक्ट कर जाए तो ये आगे बनाएगा मेथेमोग्लोबिन। मेथेमोग्लोबिन बनाएगा। याद रखना, यहां पर अभी हीमोग्लोबिन में आयरन किस कंडीशन में रहता था, Fe2+ कंडीशन में। यहां पर आयरन आ जाएगा Fe3+ कंडीशन में, फेरिक कंडीशन में। और जो मेथेमोग्लोबिन होता है ये अनेबल टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट नहीं करा पाता। तो आपसे इस पर क्वेश्चन आता है, ये वाले पॉइंट पर मेथेमोग्लोबिन अनेबल होता है ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में, और ये लेके तो जाएगा, ये ट्रांसपोर्ट कराएगा, लेकिन ये डिलीवरी नहीं कराएगा। ये ट्रांसपोर्ट कराएगा कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, ये याद रखना,
लेके जाएगा ऑक्सीजन के, लेकिन डिलीवरी नहीं कराएगा और ये बेचारा ले ही नहीं जा पाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन पर 2+ होता है। यहाँ पर जब ओजोन से रिएक्ट करेगा ये 3+ हो जाएगा, ये ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर सकता। ये क्या कहलाएगा? मेथेमोग्लोबिन कहलाएगा। इस पर क्वेश्चन आता है अनेबल टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन। ये हुआ कंप्लीट आपका ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। नेक्स्ट टर्न पे हम लोग मिलेंगे बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन के साथ।